हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वे ऑप्टिक्स। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंदर 11th का रे ऑप्टिक्स जो है उसके बेसिक फिनोमेनॉन्स जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं उन्हें स्टडी करेंगे। उसके बाद में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बेसिक अजम्पशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो स्टडी करेंगे। और लास्ट में हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसके बेसिक अजम्पशंस क्या थे वो स्टडी करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके वेटेज के साथ में। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 7 मार्क्स के लिए आता है, 7 मार्क्स के लिए। मतलब टोटल जो बोर्ड की एग्जाम होगी उसके अंदर 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से होंगे। और इस चैप्टर का वेटेज सीईटी के लिए, एमएचटी सीईटी के लिए इस चैप्टर का वेटेज 4% है। मतलब जो सीईटी की एग्जाम होगी उसके अंदर 50 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स क्या होता है इस पॉइंट से शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली स्टडी किसका किया जाता है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। इसके अंदर क्या करना होता है? स्टडी ऑफ लाइट। इसके अंदर क्या करेंगे? स्टडी ऑफ लाइट। जितने भी लाइट की प्रॉपर्टीज है उनका स्टडी इस ब्रांच के अंदर आता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। सिंपल डेफिनेशन। इसे 2 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज, एक होता है उसका रे ऑप्टिक्स और दूसरी कैटेगरी होंगी इसकी वे ऑप्टिक्स। द सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 11th का पार्ट है, ये 12th का पार्ट है। ये इसका डिफरेंस नहीं है। रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ अगर हम कंसीडर करते हैं, तो उसके अंदर बहुत से फिनोमेनॉन्स, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन फिनोमेनॉन्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जो नेचर होगा जिसके अंदर लाइट का नेचर या लाइट जो है उसे हम स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर दिखाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के एंगल्स कंसीडर करते हैं, वो होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा उसे बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है वे ऑप्टिक्स। अब इसके अंदर कुछ फिनोमेनॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इन फिनोमेनॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो ब्रांच होगी ऑप्टिक्स के अंदर, जो सब ब्रांच होंगी वो होगी वे ऑप्टिक्स। इसके अंदर लाइट का वेव नेचर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो 12th के अंदर जो हम चैप्टर देखने वाले हैं उसमें बेसिकली हम वे ऑप्टिक्स का ही स्टडी करेंगे, लाइट का नेचर वेव कंसीडर करने के बाद में। तो 11th का जो रे ऑप्टिक्स है उसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था? सबसे पहले उसके अंदर आता है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या देखना होगा इसके अंदर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज होते हैं। अब रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, फॉर एग्जांपल एक मिरर, उसके ऊपर इस तरह से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी। इस तरह से रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरह से इंसिडेंट करेंगे। इंसिडेंट करने के बाद में इसे दूसरी तरफ जाने की जगह नहीं है, तो वो उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और वहाँ पर जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ में, अब इसके अंदर कुछ एंगल्स होते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस वक्त कुछ हमें एंगल्स कंसीडर करना होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल मतलब क्या? सरफेस को परपेंडिकुलर। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में जो नॉर्मल होंगी, ये जो यहाँ पर नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा ये? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद में और 2 एंगल्स होते हैं। एक होता है इसके अंदर ग्लांसिंग एंगल, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, इसे बोलेंगे हम ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर ये यूज़ नहीं होने वाला है, बस समझ लो क्या होता है। उसके बाद में एक और एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या? रे ऑफ लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे, बट वो इस पाथ को छोड़कर दूसरे पाथ पर चली गई है। वो कौन सा पाथ है? ये वाला, ये जो रिफ्लेक्ट हो गया है ये पाथ। जाना किधर चाहिए था? इधर, बट किधर गई है वो? इधर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। क्या बोलते हैं उसे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। इसके 2 लॉज हैं। 2 में पहला थ्योरेटिकल है। कौन सा लॉ है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल 3 लाइज इन अ सेम प्लेन। वो एक ही प्लेन के ऊपर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेज़र लाइट है उसे किसी पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्क्रीन है, इसके ऊपर इस तरह से अगर लेज़र लाइट को ऑन करेंगे तो वो इसी XY एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और नॉर्मल भी जो होगी वो इसी प्लेन के ऊपर, इसी स्क्रीन के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल 3 लाइज इन अ सेम प्लेन। ये उसका फर्स्ट लॉ है। और उसका दूसरा लॉ
उसका दूसरा लॉ मैथमेटिकली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में क्या रिलेशन है वो दिखाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी इक्वल होते हैं। जब हम सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये दो एंगल्स हमें इक्वल लेना होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वही किसके साथ होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा। दिस इज द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल है, तीन जो लाइंस होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद में दूसरा फिनोमिनन यहाँ पर होता है, दूसरा फिनोमिनन होता है रिफ्रैक्शन, और उसके भी दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कोई ग्लास बीकर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कोई चीज़ हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेंसिल, इस तरह से कोई पेंसिल या पेन होगी, उसे हम डाल देते हैं तो वहाँ पर वो टेढ़ी नज़र आती है। या कोई उसके अंदर कॉइन डाल देंगे तो कॉइन की साइज़ बड़ी और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। या उसकी जगह कोई लेमन वगैरह है वो डाल देंगे तो उसकी साइज़ बड़ी और वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। दिस इज रिफ्रैक्शन, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। अब उसका फिनोमिनन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से कोई मीडियम सेपरेट हो गया है, इस तरह से दो डिफरेंट मीडियम सेपरेट हो चुके हैं। दो डिफरेंट मीडियम मतलब कैसे, यहाँ पर ऊपर की तरफ एयर है और नीचे की तरफ पानी है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल के ऊपर इस तरह से कोई लेज़र लाइट ऑन कर देता है, तो लेज़र लाइट इस तरह से इस सरफेस पर पड़ेंगी और पड़ने के बाद में ये सबसे पहले इसकी इंसिडेंट रे हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। नॉर्मल मतलब क्या, सरफेस को बस परपेंडिकुलर, नहीं कोई चीज़ नहीं है, बस ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। तो रे ऑफ लाइट उसका ओरिजिनल पाथ छोड़कर, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, इस पाथ को वो छोड़कर दूसरा पाथ फॉलो करेंगी। फॉर एग्जांपल वो इधर ना जाने की बजाय इधर चले जाएंगे। तो ये जो फिनोमिनन है जिसके अंदर रे ऑफ लाइट डेविएट होगी, मतलब उसे जाना किधर था, इधर, बट वो जाएंगी किधर, इधर। तो ये जो बेंडिंग है, इसे रियलिटी में अगर देखेंगे, जब हम बुक के अंदर डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द टू डिफरेंट मीडियम। उसे हम बेंडिंग नहीं बोल सकते, उसे क्या बोलना है, डेविएशन। क्या बोलना है, डेविएशन। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने के बाद में। एक तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम पानी से एयर की तरफ छोड़ेंगे रे ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल एक लेजर लाइट, तो वो उसका ओरिजिनल पाथ जो है उसको छोड़कर नॉर्मल से दूर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आगे देखेंगे हम। तो इसके अंदर भी कुछ एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंसिडेंट रे हैं वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एंगल बनाएंगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आर रिफ्रैक्शन के लिए लेना है। और जो ओरिजिनल पाथ है, ये जो उसका ओरिजिनल पाथ था वो, और जो उसने पाथ फॉलो करी है रे ऑफ लाइट ने, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर होगा। रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर हमने देखा था ये ज़्यादा एंगल है, और रिफ्रैक्शन के अंदर वो कम होता है। तो इसके अंदर भी दो लॉज हैं। पहला लॉ फिर से थ्योरेटिकल है, कौन सा लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। उसे हम सेम प्लेन के अंदर दिखा सकते हैं, ये उसका पहला लॉ है। उसकी कुछ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन जो होगा उसका सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ फिर से मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर है, वो है n1 sin θ1 इज इक्वल्स टू n2 sin θ2। अब ये जो लॉ है इसके अंदर n1 और n2 ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं। उसके बाद में यहाँ पर θ1 और θ2 ये क्या है, एंगल्स इन फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। फॉर एग्जांपल रे ऑफ लाइट इस तरह से एयर मीडियम में थी, तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो I है। तो इसके लिए हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, n1 sin I इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम के अंदर एंगल कितना बन रहा है, R, सो n2 sin R। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम होगा, इफ फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, पहला मीडियम अगर वैक्यूम होगा तो वहाँ पर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला ले सकते हैं, n इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हम जितने भी इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं ये होता है स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर इस तरह से हम फॉर्मूला ले सकते हैं। उसके अंदर क्या किया था, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n कंसिडर करेंगे, तो ये साइन R जो है इधर बस डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टर्म आ गई है, इसे हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दो टाइप का होता है, दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके अंदर पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी है एक, कि उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज होने वाला है, ज़्यादा होगा या कम होगा, वो उसके
डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी देखी जाती है। नॉर्मल जो डेंसिटी उसकी होती है उसके लिए मास और वॉल्यूम की जरूरत होती है। यहाँ पर दूसरा फिनोमिनन है, दैट इज यहाँ पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं एक बार, n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर c यूज हुआ है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। अब यहाँ पर वैक्यूम ही क्यों लेना है? वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली ये नंबर अगर देखा जाएंगे तो वो कितना होता है? 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होता है। और नियरली उसे हम 3 × 10⁸ लेते हैं। और अगर हम उसे बोलना चाहें तो कितना स्पीड हो गया? नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पर सी लिया गया है, ऊपर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में अगर मीडियम चेंज होता है, फॉर एग्जांपल पहले वो वैक्यूम में थी और वो पानी में या ग्लास के ऊपर पड़ती है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होते वक्त जो सेकेंड मीडियम में होगा, सेकेंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हम वी से दिखाएंगे। तो ये वी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के अंदर ये उसका स्पीड हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसके अंदर जो सी है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अगर यहाँ पर वैक्यूम होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। और एयर के लिए भी, एयर के लिए भी इसकी नियरली वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एयर मीडियम होगा तो उसका नंबर 1.0058 या कुछ सा भी होता है, उसे हम नियरली 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द सेकंड वन विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब यहाँ पर हमें दोनों मीडियम पता होते हैं। पहला फॉर एग्जांपल वाटर है, दूसरा ग्लास है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 मीडियम है तो उसे लिखते कैसे? इस तरह से n/1 और रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जाने वाली है, तो यहाँ पर पहला मीडियम ही डिफरेंट है, वैक्यूम की जगह दूसरा कोई मीडियम है। फॉर एग्जांपल किसी ग्लास स्लैब के ऊपर पानी रखा हुआ है, तो उस केस के अंदर रे ऑफ लाइट किधर से? पानी से ग्लास की तरफ आएंगे, तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में डिफरेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में डिफरेंट है। सो वहाँ पर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। वो क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ओके, ये उसका फॉर्मूला होगा। और इसकी जगह अगर हम n12 लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये होगा n1/n2। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसकी जगह हम c/v2 भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, उसकी जगह हम c/v1 भी ले सकते हैं। c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा v1/v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये दोनों भी इन्वर्स रिलेशन में होगा। वहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगा लाइट का, वो कम होगा उस मीडियम के अंदर। अब v का फॉर्मूला हमें पता होता है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है। v इज इक्वल टू क्या? n लैम्बडा, बेसिक जो वेव का फॉर्मूला होता है वो। तो इसकी जगह हम f लैम्बडा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए n होता है, तो हम यहाँ f यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर फिर से f लैम्बडा लेंगे। अगर मीडियम चेंज होगा तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। बहुत सी बार जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या चेंज होने वाला है? वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, वहाँ पर बस वेवलेंथ चेंज होती है। तो फर्स्ट मीडियम के लिए v1 था, इसलिए λ1, और यहाँ पर λ2। सो फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो λ1/λ2। ये सब रिलेशंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आ जाते हैं। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्लास बीकर के अंदर इस तरह से पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर अगर कोई हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा बिगर साइज़ का, फॉर एग्जांपल ये उसकी ओरिजिनल साइज़ थी, और वो हम अगर देखेंगे तो वो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा और ऊपर की तरफ दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा और ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 2 हाइट आ जाती हैं, एक होगी उसकी रियल डेप्थ
एग्जैक्टली वो कितना नीचे है, रियल डेप्थ, और कितने डेप्थ के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, ये होगी उसकी एपरेंट डेप्थ। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला होगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये भी फॉर्मूलाज बहुत सी बार जो क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशन के अंदर हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। सो ये था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। बाद में अबरेशन वगैरह पॉइंट भी देखा है हमने 11 के अंदर, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये बेसिक फिनोमिनॉन्स हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो वे ऑप्टिक्स के अंदर होगा, वो है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सो इसके अंदर न्यूटन जो है उसके एज के अंदर, मतलब जो उसने काम शुरू किया था, उसके जो साइंटिफिक रिसर्च चालू थी उस वक्त थोड़े से साइंटिस्ट ने मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे होता है उन्हें एक्सप्लेन किया था। न्यूटन ने भी इसके अंदर बहुत सारा काम किया था। अब न्यूटन ने कंसीडर क्या किया कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जो आगे चलकर गलत साबित हुआ, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर नियरली 30 या 20 ईयर्स जो होंगे उनके गैप के अंदर दूसरा एक साइंटिस्ट था हाइजन, उसने भी एक थ्योरी दी थी। बट न्यूटन जो था एक ग्रेट साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारा जो साइंटिफिक वर्क था, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर बहुत सारा काम किया था, तो न्यूटन का एक क्रेडिट था। तो ये जो थ्योरी थी ये नियरली 150 ईयर्स 150 सालों तक करेक्ट साबित हुई, मतलब लोगों ने इसे करेक्ट समझा। और आगे चलकर जब हाइजन ने जो उसी टाइम के ऊपर, न्यूटन के टाइम के ऊपर जो थ्योरी दी थी, उसे सब लोगों ने इनकरेक्ट करार दिया था। बट आगे चलकर कुछ फिनोमिनॉन्स आए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन की ये जो थ्योरी थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो दोनों भी साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी थी वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर या कॉर्पस्कुलर क्या क्या होता है पता नहीं, बट कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलेंगे हम इसे। तो न्यूटन ने क्या क्या अजम्पशंस यहाँ पर लिए थे। पहला अजम्पशन था लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था कॉर्पोसल्स। क्या नाम दिया था उसने? कॉर्पोसल्स। तो ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उन्हें सिंपली बोला जाएगा कॉर्पोसल्स। ये जो कॉर्पोसल्स है वो कैसे होते हैं? दे आर हार्ड इलास्टिक एंड मासलेस। कैसे होंगे वो? हार्ड इलास्टिक एंड मासलेस, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होता जो मासलेस हो, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है। फिर भी जो न्यूटन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कोई सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर किया, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट होगा इसके अंदर से जो लाइट बाहर आने वाली है उसके साथ में पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें कॉर्पोसल्स बोला जाएगा, जो हार्ड होंगे, इजीली ब्रेक नहीं होंगे। इलास्टिक मतलब उसके अंदर अगर कोलिजन होता है किसी सरफेस के साथ में, वो कोलाइड होते हैं, तो वहाँ पर जिस एंगल से वो इंसिडेंट करेंगे उसी एंगल से वो वहाँ से बाउंस होने वाले हैं। और वो मासलेस होते हैं, प्रैक्टिकली उनका मास 0 होता है। उसके बाद में जो उसका सेकंड अजम्पशन था, मतलब ये लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता था। रिफ्लेक्शन का फिनोमिनॉन एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन के अकॉर्डिंग, थियरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स इस तरह से प्रेजेंट है। तो अगर किसी सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स, इलास्टिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, तो बॉल जिस तरह से एक सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद में वहाँ से बाउंस होगा, उसी तरह से ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जब इस सरफेस के ऊपर पड़ेंगे, इंसिडेंट होंगे, तो वो सेम एंगल के साथ में बाउंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन वहाँ पर दिखाई देगा। ये न्यूटन का एक्सप्लेनेशन था कि लाइट के पार्टिकल्स यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन दिखाएंगे। कौन सा? इलास्टिक कोलिजन के अंदर किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होता है। ये उसका रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन होगा। उसके बाद में रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन क्यों होता है? क्यों? तो उस क्यों का आंसर था न्यूटन के पास में कि जो दो सरफेसेस, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होंगी, जब रे ऑफ लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, इस बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो इसके अंदर पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स जब दूसरे मीडियम के अंदर जाएंगे तो वो मीडियम के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन लाइट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो उसका ओरिजिनल पाथ है, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल पाथ था उसका, इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, तो ये जो नीचे दूसरा मीडियम होगा वो दूसरा मीडियम इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसका पाथ इस तरह से डिविएट हो जाएगा। तो इस मीडियम के अंदर वो एक्सेलरेट करेंगे। और न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फोर्थ अजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर स्पीड कम है और वाटर के अंदर ज़्यादा है, ये न्यूटन का अजम्पशन था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब पार्टिकल्स इस बाउंड्री की तरफ आएंगे, इस बाउंड्री तक आएंगे, तो उसके बाद में वो
अट्रैक्शन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से एक्सेलरेट करेंगे, उनका पाथ डेविएट हो जाएगा। तो बाद में जाकर ये जो इसका अजम्पशन था कि जिसके अंदर रेयरर मीडियम में स्पीड कम है डेंसर के मुकाबले में, ये बाद में गलत साबित हो गया। बट उसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम था। उसके बाद में नेक्स्ट अजम्पशन था कि डिफरेंट कलर्स क्यों दिखाई देते हैं। डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पुसल्स की वजह से, डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पुसल्स, मतलब कॉर्पुसल्स की यहाँ पर डिफरेंट साइज की वजह से कलर्स भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रेड कलर के लिए कॉर्पुसल्स की जो साइज होंगी वो फिक्स होंगी, ब्लू के लिए एक सेपरेट है, येलो के लिए डिफरेंट है। इस तरह से हर कलर के लिए यहाँ पर जो कॉर्पुसल्स की साइज होगी वो डिफरेंट होगी न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो ये थे उसके कुछ अजम्पशंस। क्या क्या थे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। पहले तो लाइट इन द ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, उसे नाम दिया गया है कॉर्पुसल्स, विच इज हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? अब उसके अंदर और एक अजम्पशन क्या था? सोर्स ऑफ लाइट से जो यहाँ पर पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर ट्रैवल करेंगे, वो उस सरफेस को, जिस सरफेस से निकलने वाले उसे परपेंडिकुलर हो गए। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? लाइट के पार्टिकल्स जब बाउंड्री के ऊपर आएंगे तो यहाँ से वो इलास्टिक कोलिजन की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद में यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। उसके बाद में डिफरेंट कलर्स क्यों है? डीज डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पुसल्स। ये उसके कुछ अजम्पशंस थे। अब इसके ऊपर से उसके कुछ मेरिट्स थे, मतलब एडवांटेज बोल सकते हैं हम उसे। इसका एडवांटेज क्या था कि न्यूटन ने सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिनॉन से उन्हें सेटिस्फैक्ट्रीली एक्सप्लेन कर दिया था। इट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये जो पॉइंट है, हमने जो अभी स्टडी किया था, जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री था। मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ किसी बॉल को इस तरह से सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल से बाउंस कराएंगे तो उसी एंगल के साथ में निकल जाएगा, या मीडियम चेंज होने के बाद में पार्टिकल्स मीडियम पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ये सभी फिनोमिनॉन सेटिस्फैक्टरीली जो एक्सप्लेन करने की प्रोसेस थी वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से न्यूटन की ये थ्योरी उस टाइम के ऊपर एक्सेप्टेड थी। अब इसके डिसएडवांटेज कहाँ पर निकले? डिसएडवांटेज में जो हमने इसके अंदर पहले देखा है यहाँ पर डिसएडवांटेज, तो पहला डिसएडवांटेज क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, विच इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ये उसका फर्स्ट ड्रॉबैक था। उसके बाद में सेकंड ड्रॉबैक क्या था? इट कैनॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, पहला फिनोमिनॉन इंटरफेरेंस। उसके बाद में डायफ्रैक्शन और उसके बाद में पोलराइजेशन। ये जो फिनोमिनॉन्स थे उन्हें न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया आगे चलकर, जब उसका नियरली 150 ईयर्स तक इसकी थ्योरी चल गई। बट बाद में जब ये फिनोमिनॉन सामने आए, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों भी फिनोमिनॉन हम आगे चलकर देखने वाले डिटेल में। तो इंटरफेरेंस मतलब लाइट के पार्टिकल्स आपस में जैसे वेव्स इंटरफेयर होते हैं, लाइट भी इंटरफेयर करती है, क्यों? उसके बाद में पोलराइजेशन मतलब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन जो होगी वो पास होंगे। उसके बाद में डायफ्रैक्शन मतलब जो शैडो का रीजन होता है, जहाँ पर शैडो फॉर्म होने वाली होती है किसी ऑब्स्टेकल की, उसके अंदर लाइट एंटर क्यों करती है। ये सभी फिनोमिनॉन जो होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन की थ्योरी सफिशिएंट नहीं थी वहाँ पर। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। तो यहाँ पर जब ये ड्रॉबैक सामने आए तो थॉमस यंग, इसने जब खुद का एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमिनॉन दिखाई दिया। वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल थ्योरी सफिशिएंट नहीं थी। तब हाइजेन ने जो थ्योरी दी थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो वहाँ पर चल गई। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। बस इसमें कंसीडर क्या किया था, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो भी देखेंगे हम। तो हाइजेन की वेव थ्योरी क्या थी? सिंपल क्या थ्योरी थी? लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसके अकॉर्डिंग लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट जब ट्रैवल करेंगी तो उसके साथ में क्या होगी? वेव के अकॉर्ड, मतलब वो लाइट आगे प्रोपोगेट कर रही है, मतलब उसके अंदर वेव साथ ही मिल, जैसी लाइट आगे जा रही है उसके साथ में एक वेव जा रही है। तो ये नेचर कंसीडर करने के बाद में उसने कुछ फिनोमिनॉन्स को एक्सप्लेन करवाया। तो ये था उसका पहला अजम्पशन। उसके बाद में अब जब ये हाइजेन ने थ्योरी दी थी, तब जो साउंड कैसे ट्रैवल करता है ये एक्सप्लेन हो चुका था। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है,
इस तरह से कोई पर्सन है और ये बोल रहा है, तो बोलने की वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं सराउंडिंग में, जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स इस तरह से, फॉर एग्जांपल वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल क्या करेंगे, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन मतलब पहला पार्टिकल एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, उसकी वजह से टू एंड फ्रो मोशन, उसके बाद में दूसरे को, तीसरे को, चौथे, इस तरह से वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो लिसनर होगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल लिसनर होगा, तो उसके कानों तक वो जाने के बाद में जो मैकेनिज्म होगा, जब उसके ईयर ड्रम्स के ऊपर वो एनर्जी आएंगी, पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, तो वो न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के, वो उसे साउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करती है। तो साउंड वेव ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो ऐसा लोगों को पता था, जो रिसर्चर्स थे उन्हें पता था। बट हाइजन ने क्या कहा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वेव के अंदर ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर पार्टिकल की ज़रूरत है। तो सन से, सूरज से जो रोशनी आती है, लाइट आती है, वो अर्थ तक आने के लिए किसी भी टाइप का मीडियम नहीं है वहाँ पर क्या है, डायरेक्टली वैक्यूम है। तो लाइट वैक्यूम में कैसे ट्रैवल कर रही थी, तो ये सवाल लोगों के अंदर आया। तो वहाँ पर हाइजन ने एक और उसका अजम्पशन दिया। क्या अजम्पशन था कि यूनिवर्स के अंदर हर जगह पर एक टाइप का मीडियम प्रेजेंट है और उसे नाम दिया उसने ईथर मीडियम। एक हाइपोथेटिकल मीडियम, ईथर मीडियम हर जगह पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लाइट आगे ट्रैवल कर पा रही है। मतलब जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत होती है, वैसे ही लाइट को ट्रैवल करने के लिए ईथर मीडियम की जरूरत होती है। ऐसा उसने असम्पशन कंसीडर किया। यहाँ पर दो थे, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव ट्रैवल होने के लिए जो मीडियम चाहिए था वो था ईथर मीडियम। ये उसके कुछ असम्पशन थे। अब यहाँ पर उसका एडवांटेज क्या था, एडवांटेज के अंदर वो सभी फिनोमिनॉन्स को एक्सप्लेन कर पाया जो न्यूटन नहीं कर पाया। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सभी को वो एक्सप्लेन कर पाया। ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, इसके ऊपर से ये सभी फिनोमेनॉन्स, 5 फिनोमेनॉन से उन्हें वो इजीली एक्सप्लेन कर पाया। मतलब खुद ने नहीं, बाद में चलकर जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इस थ्योरी का यूज़ किया और इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट था एक और ये था कि न्यूटन ने क्या कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। बट यहाँ पर हाइजन ने क्या कहा, रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, जो प्रैक्टिकली आगे चलने के बाद में प्रूव हो गया था कि रेयरर मीडियम में ज़्यादा है, डेंसर में कम है। तो यहाँ पर ये उसका एक एडवांटेज था, सभी फिनोमेनॉन एक्सप्लेन कर पाया। उसके बाद में ये जो स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ पर ज़्यादा होगी उसे भी वो एक्सप्लेन कर पाया, उसे वो प्रैक्टिकली दिखा पाया। तो इसका डिसएडवांटेज भी था, डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या निकला कि जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की, माइकलसन और मुरले ऐसे 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों ने यहाँ पर रिसर्च की और उनकी रिसर्च से ये सामने आया कि किसी भी टाइप का जो ईथर मीडियम है वो प्रेजेंट ही नहीं है। यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी तरह का ईथर मीडियम प्रेजेंट नहीं है। नो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर मीडियम ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम था, हाइजन ने कंसीडर किया, पर प्रैक्टिकली किसी भी साइंटिस्ट को वो नहीं मिल पाया। आप लोगों के पास चांस है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो एक, जो हाइजन ने कहा था मे भी वो सच हो सकता है। तो ये उसका पहला ड्रॉबैक था, क्या वो ईथर मीडियम जो है उसने कंसीडर किया था, उसके एग्जिस्टेंस को कोई भी साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाया और वो खुद भी प्रूव नहीं कर पाया। उसके बाद में दूसरा एडवांटेज ये था कि वो एक एम्पिरिकल थ्योरी थी, मतलब बैकवर्ड फॉर एग्जांपल उसने क्या कहा था कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जो होंगे ऑल डायरेक्शन के अंदर रेज जो होंगे वो इमिट करेंगे, बट जो बैकवर्ड रेज होंगे उन्हें वो कंसीडर नहीं करना है। तो इस तरह की एक एम्पिरिकल थ्योरी थी यार, मैंने जो आप पॉइंट बताए आप लोगों को वो आगे चल कर आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एम्पिरिकल थ्योरी है, मतलब उसने ये कह दिया क्यों हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था। ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज है। ये हाइजेंस का जो प्रिंसिपल होगा स्टडी करते वक्त ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका डिसएडवांटेज वहाँ हम स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर कवर कर लिया है। अगर बुक के अंदर देखा जाए तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है ये टॉपिक, बट इसकी थ्योरी जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम बहुत यूजफुल होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।